हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है फ्रेंड्स उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले वाली न्यूज़ के ऊपर में। तो मैं ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो है एक जो मेटामास्क वॉलेट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर मान लो मेटामास्क वॉलेट जो है क्रैश हो जाता है तो आपके जो एसेट्स हैं आप उसको कैसे सेव कर सकते हो। तो जो कीचेन एक्स के एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि आप अपने फंड को कैसे सेव कर पाओगे, कैसे बचा पाओगे। तो उसी के बारे में ये पूरा सॉल्यूशन एक तरह से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, इन्फॉर्मेशन बताया गया है, चीज़ों को यहाँ पे बताया गया करेक्टली आप कैसे कर सकते हो। अब जैसा कि मेरे जो यूजर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, बहुत कम चांस बनता है कि उसमें कोई होगा जो कि मेटामास्क वॉलेट यूज़ करता होगा, बट फिर भी चलो एक नज़र देख लेते हैं। मैंने रेयरली पर्सन जो होते हैं, जो से इक्का दुक्का 1% निकल गया, उन लोगों के लिए मैंने ये लिया है। तो चलो फटाफट से मैं अब यहाँ पे चीज़ों को डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा, मैं बस यहाँ पर दिखाता हूँ स्टेप। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मेटामास्क वॉलेट आपका क्या होता है, करप्ट हो जाता है या फिर कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप चीज़ों को कैसे यहाँ पे सेफली सही कर पाओगे, मतलब कि आपके जो भी यहाँ पे फंड्स हैं, जो भी आपके यहाँ पे सेविंग्स हैं, उसको कैसे बचा पाओगे। तो अब मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल करते चलता हूँ और आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप वीडियो क्या करना, पॉज करना। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि वीडियो पॉज करके आप चीज़ों को समझ सको। क्योंकि अगर फ्रेंड्स मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ यहाँ पे, तो ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी एक न्यूज़ के ऊपर में निकल जाएगा, जो कि मैंने बोला 1% ही यूजर्स होंगे, व्यूअर्स होंगे जिनको ये काम आने वाला है। तो इसलिए 99% यूजर्स को काम नहीं आएगा। तो और भी हम लोग न्यूज़ कवर करने वाले हैं, इसी पर हम लोग पूरा समय नहीं ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड्स चलो, लगभग चीज़ें जो थी कवर मैंने कर दिया। अब यहाँ पर एक नीचे में मेल भी दिया गया है, मतलब ईमेल आईडी, जहाँ पे जिनको प्रॉब्लम आती है ईमेल करके वहाँ से बात कर सकते हैं और अपने पासवर्ड रिकवरी के बारे में चीज़ें समझ सकते हैं और इसको सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं बाकी की जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट उसके बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट निकल कर आता है कि जो साउथ अफ्रीकन डिजिटल वनली बैंक है, ये एक तरह से लग रहा है नाम है, जो कि साउथ अफ्रीकन है, तो मतलब साउथ अफ्रीका से ये बैंक जो है बिलोंग करती है। इन्होंने क्रिप्टो पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है, जो कि एक बैंक है साउथ अफ्रीका की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि साउथ अफ्रीकन डिजिटल वनली बैंक, जिसको कि नियो बैंक के तौर पे भी जाना जाता है, यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि कथित तौर पे खबर निकल कर आती है कि इन्होंने क्रिप्टो पेमेंट गेटवे को लॉन्च किया है, जो कि क्या करेगा, तो मर्चेंट्स को अलाउ करेगा कि वो क्या कर सकते हैं। तो जो डिजिटल करेंसी है उसको पेमेंट में, मतलब जो डिजिटल करेंसी पेमेंट है उसको फियाट करेंसी मतलब जिस कंट्री की जो नेचुरल जो ट्रेडिशनल करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पे जो रूपी, जो हम लोग पेपर नोट करेंसी यूज करते हैं, उसको हम लोग फियाट करेंसी बोल सकते हैं। और डिजिटल करेंसी आपको पता है जो कि क्रिप्टो करेंसी है। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी पेमेंट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फियाट करेंसी में। जो भी मर्चेंट्स हैं उनको ये जो क्रिप्टो पेमेंट गेटवे जो कि बैंक ने लॉन्च किया है, ये उनको इस काबिल बनाता है। अब यहाँ पर देखो तो जो सीईओ है, आपको यही डिजिटल वनली बैंक है, इन्होंने कहा कि जो नई गेटवे है ये एक गेम चेंजर होगी, मतलब यहाँ से चीज़ें जो होंगी काफ़ी बदल जाएंगी, काफ़ी सही रहेंगी, काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो छोटे बिजनेसेज हैं उसको इससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। और यहाँ पे जो अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसको भी वेल्थ जो है, मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशंस जो थोड़ी ठीक नहीं है उसको भी संरक्षण करने का एक तरह से ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस वाली रिपोर्ट है, जहाँ पर देखो इथेरियम जो है आपको $1300 के नीचे गिरा हुआ है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इसने क्या किया, तो मंडे के फॉल्स ब्रेकआउट को फॉलो किया। फॉल्स ब्रेकआउट क्या होती है, चीज़ें मतलब इस चीज़ को हम लोग नीचे समझेंगे आकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो सबसे पहले बिटकॉइन की ग्राफ को अगर हम देखें तो पहले तो ये समझो कि ये जो नीचे है यहाँ पर, इसे हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, जहाँ पर एक बार दो बार कम से कम मिनिमम 2 बार अगर प्राइस आता है, मतलब सॉरी मार्केट आता है और वहाँ पर रुकता है, उस प्राइस रेंज पे रुकता है और वहाँ से फिर ऊपर जाता है, एक बार और आता है, तो उसको हम लोग सपोर्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेकर यहाँ से फिर से ये ऊपर की तरफ चला जाता है। उसी तरह से ऊपर में भी कम से कम 2 बार एक ही प्राइस रेंज के बीचों बीच आकर अगर मार्केट रुकता है तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें मैंने ऐसे ही बता दिया, कुछ लोगों को हेल्प मिलता है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से बीच बीच में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल चल रहा है, मतलब ये जो प्राइस है यहाँ पर इसको प्रॉब्लम आ रही है, ये बिटकॉइन है और यहाँ पर अटका हुआ है। अब यहाँ से ये हो सकता है ब्रेकआउट हो, ऊपर के साइड में आए या फिर यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अब हम लोग पहुँचते हैं इथेरियम में, जहाँ पे फास्ट ब्रेकआउट के बारे में बात की गई थी, तो वहाँ पे चीज़ों को समझेंगे अच्छे से फ्रेंड्स हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इथेरियम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर फाल्स ब्रेकआउट बोला गया था। तो यहाँ पर आप देखो ये जो रेजिस्टेंस है एक समय तक था, लेकिन अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन
पूरी तरह अच्छी तरह से खुल के ब्रेकआउट नहीं हुई और अभी ये अटका हुआ है और ये जो रेजिस्टेंस है ये फिर से इसको दिक्कत पैदा कर रहा है ऊपर जाने से। जैसा कि BTC का भी ये जो रेजिस्टेंस था, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस था उस पर वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसी तरह से इसको भी ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहीं पे बोला गया था कि ये ब्रेकआउट जो था इसी तरह से फॉल्स ब्रेकआउट जो हुआ है, मतलब कि ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ तक आकर रुक गया, अपने आप को समेट लिया, इसी को ये फॉलो कर रहा है। ये प्राइस जो है इसी रेंज में फिर से बना हुआ है, इससे ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो Web3 ब्लॉकचेन गेमिंग प्रोजेक्ट है ओसिस, इसने क्या किया है, तो अपनी जो स्ट्रेटेजिक फंडिंग राउंड थी किसके पार्टिसिपेशन में, किसके साथ, तो गैलेक्सी इंटरेक्टिव और नेक्सॉन के साथ, उसको इन्होंने फाइनली क्लोज कर दिया है। मतलब ये एक तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जिसके बारे में फिर से यहाँ पर देखो चीज़ें वही सारी बताई गई हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं बिगेस्ट मूवर्स रिपोर्ट की। तो यहाँ पर देखो LEO लियो जो है इसने क्या किया, रीबाउंड्स किया है वेडनेसडे के दिन की बात करें, जबकि यहाँ पे जो एवेक्स है इसने क्या किया, तो 3 वीक हाई जो था इसका वहाँ से फॉल हुआ है। तो चलो फटाफट से नीचे आते हैं, दोनों के ही ग्राफ को देखते हैं। लियो को यहाँ पर देख लो, इनस सेड लियो करके है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉइन नहीं है, बस ऐसे ही अब बिगेस्ट मूवर में इसको दे दिया गया, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इसकी प्राइस मोमेंटम कैसे बनी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जल्द ही ब्रेकआउट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है आपको, और ज़्यादा चांस है ब्रेकआउट जो होगी आपको डाउनवर्ड साइड में होने को चांस मिलती है। अब यहाँ पे एवेक्स को देखो, जिसको आप एवलांच भी बोलते हो। अब यहाँ पे इसकी प्राइस वगैरह देख सकते हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक हाई था वहाँ से कैसे ये अभी फॉल चल रहा है, मतलब गिरा है, और ये प्राइस फिर से एक प्राइस रेंज, मतलब यहाँ पे ये सपोर्ट और यहाँ पे रेजिस्टेंस इसके बीच में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वाले न्यूज़ के ऊपर मैं बात करें तो यहाँ पर देखो बार्सिलोना और जो अर्जेंटीना के लेजेंड हैं, अब इनका नाम यहाँ पे देख लो, इन्होंने क्या किया है, तो एल्केमी पे को ज्वाइन किया है। किस तौर पे, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखो, ये जो आपको यहाँ पे सेलिब्रिटी देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक कोई फुटबॉलर, आप ज़्यादा चांस से फुटबॉलर नहीं होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया है, तो जो एल्केमी पे है इसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बस यहाँ पर यही चीज़ें बताई जा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो विकिपीडिया है, इसके जो एडिटर्स हैं, विकिपीडिया के जो एडिटर्स हैं, इन्होंने लिस्ट किया है FTX के जो क्वेश्चनेबल ब्लंडर एज द टॉप ट्रेडिंग लॉस ऑफ ऑल टाइम। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि विकिपीडिया के जो एडिटर्स हैं इन्होंने लिस्ट की है FTX, मतलब कि जो शख्स आपको यहाँ पे सैम बैंकमैन-फ्राइड देख रहे हैं, और यहाँ पे एल्मेडा की जो CEO है ये देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टॉप ट्रेडिंग लॉस ऑफ ऑल टाइम अगर आप सर्च करो या देखो, तो उसमें ये दोनों शख्स जो है आपको ऊपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस इनका हुआ है। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि FTX के कोलैप्स को अगर फॉलो करें नवंबर के शुरुआती में ही, तो ये जो 2 टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, कौन, तो FTX और एल्मेडा रिसर्च के सैम बैंकमैन-फ्राइड और कैरोलिन इलीसन, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, तो इनको लिस्ट किया गया है टॉप ट्रेडिंग लॉसेज वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया की बात करें, सबसे बिजोड़ वाली जो लॉस होती है ट्रेडिंग में, जो लॉस हुई है उसकी अगर टॉप रैंकिंग बात करें, जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है पूरी दुनिया में, तो विकिपीडिया पे उसी का लिस्ट में इनको शुमार किया गया है, इनको एक तरह से शामिल किया गया है। अब यहाँ पे विकी पेज के लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैंकमैन-फ्राइड और जो एलिसन सो कॉल्ड ट्रेडिंग लॉस है, इनका लगभग 51 बिलियन नॉमिनल $US बनता है, जो कि ये एक तरह से सबसे हाईएस्ट आप बोल सकते हो अभी तक की जो बाई ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग के द्वारा जो लॉस हुई है उसकी जो लिस्ट है, उस टॉप लिस्ट में ये ऊपर के आपको रैंक पे, ऊपर के पोजीशंस पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो कोर्ट है आपको चाइना में, उसने रिकॉग्नाइज किया NFT को किस तौर पे, तो एक वर्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पे, जो कि क्या होगी, तो प्रोटेक्टेड होगी आपको लॉ के द्वारा, मतलब कानून के द्वारा। अब यहाँ पे फटाफट से नीचे आते हैं तो देखो, ए कोर्ट इन द चाइनीज सिटी ऑफ हैंगजू, अब ऐसे ही कुछ होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, ये इसने क्या किया, तो इसने डिटरमाइन किया कि जो NFT होगी, नॉन फंगिबल टोकन्स होंगे, या फिर शॉर्ट में NFTs बोलो, जो कि क्या करते हैं, तो रिप्रेजेंट करेंगे इनको। इन्होंने इस तरह से डिटरमाइन किया कि इसको ऐसा हम लोग मानेंगे, जो कि एक वर्चुअल प्रॉपर्टी होंगे, जो कि हमारी जो पीपल्स रिपब्लिक है उसके जो कानून है उसके द्वारा इसको प्रोटेक्टेड किया जाएगा, मतलब इसको इन्होंने वर्चुअल प्रॉपर्टी माना है। अब यहाँ पे देखो, तो द रूलिंग कम्स फ्रॉम अ केस ओवर अ डिस्प्यूट बिटवीन अ कस्टमर एंड अ प्लेटफॉर्म हायर टू सेल अ कलेक्शन ऑफ टोकन्स। अब यहाँ पे जो चीज़ें, मतलब एक तरह से जो निर्धारित की गई हैं कि चलो भाई इसे हम लोग वर्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पे मानेंगे, जो कि लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड होगा, ये चीज़ें सामने कब आई, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक डिस्प्यूट, एक विवाद चल रहा है एक कस्टमर और एक प्लेटफॉर्म के बीच में। एक तरफ एक प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो का और एक तरफ एक कस्टमर है, और ये विवाद है आपको NFT को लेकर। तो यहाँ पर इन्हीं सब विवाद के बाद इस तरह की डिसीजन वहाँ के कोर्ट के द्वारा निकल कर आई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो कॉइनबेस के आपको CEO हैं, इन्होंने एक तरह से फटकार लगाई है किसको, तो सैम बैंकमैन-फ्राइड को,
किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पर FTX के जो आपको फॉर्मर CEO हैं सैम बैंकमैन-फ्राइड, इन्होंने ब्लेम किया, अकाउंटिंग एरर बोला। इन्होंने बोला $8 बिलियन जो है ये एक तरह की अकाउंटिंग एरर थी, मतलब इन्होंने अपने आप के लिए एक एक्सक्यूज़ दिया। इसी एक्सक्यूज़ के लिए जो आपको कॉइनबेस के CEO हैं, इन्होंने इनको पूरी तरह से लताड़ा है, एक तरह से फटकार दिया और ब्लेम किया है। अब यहाँ पे एक तरह से मीटर यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में डाला गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बोला जा रहा है बुलशिट 0 से 25% ये, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक तरह का ट्रूथ मीटर है, और यहाँ पे 50 पे रॉन्ग और यहाँ पे ट्रू है, और इनका मीटर जो है ये रखा गया है 0 पे, मतलब कि ये रॉन्ग भी नहीं, बुलशिट भी नहीं, मतलब कुछ नहीं, 0 पे है, मतलब खाता भी नहीं खुला इनका इस मीटर में, ट्रूथ मीटर में। तो एक तरह से इन्होंने यही कहा कि ये क्या कर रहे हैं, जो इन्होंने बोला सैम बैंकमैन ने कि नहीं ये अकाउंटिंग एरर है $8 बिलियन की, तो इसी चीज़ को इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरह से मतलब समझ ही सकते हो, हर चीज़ को शब्द में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जोर देते हुए बोला गया इट्स ए स्टोलन कस्टमर मनी यूज्ड इन हिज हेज फंड प्लेन एंड सिंपल। अब ये किसने कहा? तो अब यहाँ पे देखो जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आपको नस्दाक लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है कॉइनबेस, जो कि है आर्म स्ट्रॉन्ग, अब इन्होंने ही जो है FTX के जो फॉर्मर CEO हैं, क्योंकि अभी FTX के जो CEO हैं करंट पीरियड में वो कोई और है, तो इसलिए ये फॉर्मर है क्योंकि इन्होंने रिजाइन दे दिया है कुछ दिन पहले ही। तो इन्होंने क्लेम किया था कि जो $8 मिलियन है वो एक तरह से अकाउंटिंग एरर है, ये मिसिंग है, मतलब इसमें इनका कोई लेना देना नहीं है, एक तरह से इसमें कुछ दिक्कत है, दूसरी दिक्कत है। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर बोला है कॉइनबेस के CEO ने कि आपने क्या किया है, कस्टमर के मनी को यूज किया अपने हेज फंड में। ये काफ़ी सिंपल और साफ़ सुथरा है, मतलब साफ चीज़ें, दूध पानी एकदम क्लियर दिखता है, बस ख़त्म। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा यहाँ पे क्लिप समझ लो है, जो कि यहाँ पर बताता है कि कितने कंट्री हैं जहाँ पर उनकी खुद की CBDC है। CBDC मतलब आपको पता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जैसे हमारे इंडिया की जो होगी हम लोग इसे बोलेंगे डिजिटल रुपी, क्योंकि ये जो हमारी ट्रेडिशनल करेंसी है उसी का एक डिजिटल फॉर्मेट है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज है जिनके पास है। तो चलो अब यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर वही सारी टॉपिक यहाँ पर लिखी हुई है, तो चलो देखते हैं इसे एक नज़र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आता है आपको RBI, जिसने क्या किया, इंडिया का पहला जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसे हम लोग बोलेंगे ई-रूपी मतलब डिजिटल रूपी, 1 दिसंबर को पायलट के तौर पर लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो सेंट्रल बैंक ऑफ द बहामास, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहामास ने लॉन्च किया है अपना CBDC, जिसको कि यहाँ पे बोला गया अक्टूबर 2020 $100 के तौर पे, और ये पहला एक तरह से कंट्री बन चुका है जो कि क्या करता है, डिजिटल करेंसी यूज़ करता है। सॉरी, कंट्री के अंदर में, ये अपने कंट्री के अंदर पहला बन चुका है, एक तरह से रीजन बन चुका है जिसने क्या किया, CBDC को लॉन्च किया, और यहाँ पे यूज करने वाला भी साथ साथ बना है। अब यहाँ पे देखो अफ्रीका की बात करें तो जो अफ्रीकन कंट्री है उसमें जो नाइजीरिया है, ये नाइजीरिया एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, उसमें ये पहला अफ्रीकन कंट्री है जिसने 2021 में CBDC को इस्टेब्लिश किया और लॉन्च किया, जिसको कि यहाँ पर बोला जाता है ई नायरा, मतलब कि डिजिटल नायरा वहाँ की करेंसी होगी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो ईस्टर्न कैरेबियन सेंट्रल बैंक जो है इसने डी कैश करके लॉन्च किया, जो कि क्या बन गया, तो पहला डिजिटल करेंसी बन गया जो कि मॉनेटरी यूनियन के द्वारा यूज किया गया, मतलब किया जा रहा है। अब यहाँ पे आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। तो जमाइका जो है इसने लॉन्च किया अपना जैम डेक्स करके, कब, 2022 में, और ये पहला नेशन बन गया जिसने डिजिटल करेंसी को क्या किया है, तो लीगलाइज किया। मतलब यहाँ पे जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब के सब पहले ही हैं, CBDC के रिलेटेड सारी के सारी अपडेट है। अब यहाँ पे देखो तो बोला जा रहा है जो चाइना है इसने लॉन्च किया पहला अपना पायलट डिजिटल कैश को लेकर, जिसको कि यहाँ पे बोला जाएगा डिजिटल युआन, कब, तो 2019 में। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो स्वीडन ने क्या किया, अपना सेकेंड फेज जो है इनकी पायलट की डिजिटल करेंसी की, जिसको ये लोग बोलेंगे डिजिटल कोरोना करके, अप्रैल 2022 में इसको इन्होंने एक तरह से कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो जो US है इसने इशू किया है अपने पहला फ्रेमवर्क, किस चीज़ के लिए, डिजिटल करेंसी के लिए, सितंबर 2022 में, और ये अभी भी क्या कर रहा है, तो चीज़ों को एक तरह से एग्जामिन कर रहा है ताकि ये CBDC को इशू कर सके। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया जो आपको है इसने भी क्या किया है, तो CBDC की जो प्रोजेक्ट है उसको शुरू कर दी है जुलाई 2022 में। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखो आपको ये लास्ट है UAE मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यहाँ पे जो सऊदी अरबिया है, इन दोनों ने क्या किया है, CBDC पायलट प्रोजेक्ट को, जिसको ये बोलते हैं प्रोजेक्ट एबेर या अबेर, इसको इन्होंने 2019 में ही लॉन्च किया। तो चलो ये एक नज़र हम लोग देख लिए, एक ऐसे ही मतलब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, मिल गया कहाँ कहाँ CBDC का क्या क्या
काम चल रहा है, कहाँ कहाँ तक पहुँची है। ये वहाँ की थी जहाँ पे अभी कुछ ना कुछ CBDC को लेकर हो रहा है, बट इनसे भी ज़्यादा कंट्रीज लाइन में कतार में लगी हुई हैं, जहाँ पर सभी कंट्री क्या कर रहे हैं, CBDC को लेकर स्टडी कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में लगभग कोई कंट्री आपको बचेगा ही नहीं जो कि CBDC को यूज ना करे, क्योंकि ये आने वाले टाइम का एक फ्यूचर है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक करो, चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।